हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। आज इस कक्षा के अंतर्गत हम क्षितिज गद्य खंड का जो तीसरा पार्ट है लखनवी अंदाज, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पाठ के बारे में जानने से पूर्व हम जो इसके लेखक हैं यशपाल जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यशपाल जी का जो जन्म है 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। पंजाब के हैं और फिरोजपुर छावनी क्षेत्र आप जानते हैं, जहाँ पर सेना रहती है। अपने राजस्थान में भी कई जगह जैसे कोटा छावनी, अजमेर छावनी, जहाँ जो पूरा एरिया होता है वो सेना के लिए ही रिजर्व होता है। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो ही कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था और लाहौर जो था भारत में ही था। तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव, जानते हैं ना आप सभी, भगत सिंह और सुखदेव को, स्वाधीनता संग्राम के प्रसिद्ध युवा क्रांतिकारी। भगत सिंह और सुखदेव से इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने भी जो है लाहौर के नेशनल कॉलेज से जो है अपनी पढ़ाई की थी। तो उनके संपर्क में आए और स्वतंत्रता संग्राम से ये जुड़ गए। तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल में भी गए। जितने भी आज़ादी से पूर्व के कवि हैं या लेखक हैं, सभी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशपाल जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन हो सकता है कि पहले हमने कभी जो है नहीं सुना हो, आज हम सुन रहे हैं। तो भगत सिंह और सुखदेव जी के ये साथी रहे और आंदोलनों में भाग लेने के कारण ये जेलों में भी गए और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते भी रहे। सन 1976 में इस देशभक्त कहानीकार की मृत्यु हो गई। इनकी जो रचनाओं की विशेषता है, उसमें आम आदमी के जो सरोकार हैं, आम आदमी के जीवन से जुड़ी जो बातें हैं, वो बातें जो है हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें। यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। यथार्थवाद शैली, अपनी रचनाओं में इन्होंने वास्तविकता को अपनाया, ना कि कल्पना को। वास्तविकता को स्थान दिया। इसके अलावा सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। यानी इनकी रचनाओं का जो मुख्य स्वर है, जिस बात को इन्होंने बताया है, सामाजिक विषमता, समाज में जो है ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव आदि की जो भावनाएं हैं लोगों के मन में, उसको बताया है। राजनीतिक पाखंड, राजनीति में जो नेता लोग पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। और जो रूढ़ियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने लिखा है। इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो देखिए, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है झूठा सच। भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर ये एक मार्मिक दस्तावेज है और काफी चर्चित और प्रसिद्ध रहा, झूठा सच।
इसके अलावा अन्य उपन्यासों में अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तरफ उसकी बात प्रमुख उपन्यास हैं। यानी यशपाल जी उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। भाषा की बात करें हम कि इन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तो भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यानी इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं, वास्तविकता झलकती है और पात्रों के अनुकूल जो है सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। बात करते हैं पाठ की। तो देखिए, इनके द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य है, कहानी है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। लखनऊ के नवाब बहुत प्रसिद्ध हुए अपनी ठाट बाट शान शौकत के लिए, तो उसी को माध्यम बनाया है। यह व्यंग्य उन्होंने क्यों लिखा, वो ये बताना चाहते थे कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये बताने के लिए उन्होंने ये व्यंग्य लिखा है। साथ ही उन्होंने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। पतनशील सामंती वर्ग, जमींदार, नवाब, साहूकार आदि का पतन हो रहा था, उसके बारे में क्यों पतन हुआ ये भी बताया है। जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है, कि पतनशील जो सामंती वर्ग है उसके पतन का कारण क्या था कि वो बनावटी जीवन शैली जीने का आदी था, वास्तविकता से बेखबर था, इसीलिए सामंती वर्ग का जो है पतन हुआ। अब यही बात जो है वर्तमान में लागू होती है कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी संस्कृति यानी ये दिखावे की जो संस्कृति है ये हमारी नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिखावे की जिंदगी जी रही है, दिखावा करती है। तो यहाँ व्यंग्य किया गया है दिखावे की संस्कृति पर, पतनशील सामंती वर्ग पर। तो आइए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज। लखनऊ के एक नवाब का अंदाज बताया है खीरा खाने का, और उसके अंदाज में जो लेखक ने व्यंग्य किया है वो हमें जानना है, समझना है। तो कहानी की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन से। इस व्यंग्यात्मक कहानी में क्या है कि भाई लेखक को जो है कहानी के बारे में सोचना था, कुछ विचार करना था, तो वो ट्रेन से यात्रा करना चाहता था। ट्रेन जाने के लिए तैयार थी। लेखक ऐसी जगह ढूंढ रहा था सेकंड क्लास के डिब्बे में जहां भीड़ भाड़ नहीं हो, आराम से बैठने को जगह मिल जाए और वो कहानी के बारे में सोच सके। तो लेखक एक खाली डिब्बे को देखकर उसमें बैठ गया। तो जैसे ही वो डिब्बे में घुसा तो सामने की बर्थ पर जो है एक नवाब साहब बैठे हुए थे, आलती पालती मारकर। उनके सामने खीरे रखे हुए थे।
लेखक को देखकर नवाब साहब ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। काफ़ी देर बाद में जो है शिष्टाचार दिखाया। लेखक को ये अच्छा नहीं लगा। फिर नवाब साहब ने जो है खीरों को बड़े तरीके से काटा, धोया, नमक मिर्ची बुरकाया और लेखक को खाने के लिए कहा। लेखक ने मना कर दिया। नवाब साहब जो है खीरा खाने के लिए लालायित थे, लेकिन कैसे खाएं लेखक के सामने, ये बाहर जाकर क्या कहेगा। एक नवाब जो है सेकंड क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहा था और खीरा खा रहा था, तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो ये सोच करके वो चिंता में मग्न था। लेखक उसके भाव पहचान गया था। तो अंत में नवाब जो होता है वो क्या करता है, खीरे की एक फांक उठाता है, सूंघता है और बाहर फेंक देता है। एक एक फांक उठाता है और इस तरह सूंघ सूंघ कर बाहर फेंक देता, खाता नहीं है। लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये खीरा खाने के बजाय जो सूंघ सूंघ कर फेंक रहा है। तब लेखक को समझ में आता है कि भाई ये है दिखावा, चाहे अपना नुकसान हो जाए लेकिन दिखावा जरूर करना है। तो शुरुआत होती है कहानी की। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल शहर का केंद्रीयतम जो स्थान होता है उसको बोलते हैं मुफस्सिल। तो जो रेलवे स्टेशन था शहर के बीचों बीच में था और ट्रेन चलने के लिए तैयार थी। हॉर्न दिया जा रहा था। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। बिल्कुल सही है भाई। अगर आप थर्ड क्लास में जाएंगे, पैसेंजर डिब्बे में जाएंगे तो वह पैसे कम लगते हैं। सेकंड क्लास में जाएंगे तो आपको बैठने के लिए सीट मिल जाती है और उसके दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, लेखक को ज़्यादा दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही खरीदा। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्योंकि वो नई कहानी के संबंध में कुछ सोचना चाहता था और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहता था। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक ने जो है एक छोटा डिब्बा देखा जो खाली नजर आ रहा था। लेखक ने सोचा कि भाई ये जगह ठीक है, यहाँ एकांत भी है, कोई नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और मैं जो है कहानी के बारे में सोच भी लूंगा। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी जैसा लेखक ने सोचा था कि डिब्बा खाली है, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन सुविधा से पालथी मार बैठे थे। सफेद पोश यानी कि एक शरीफ व्यक्ति, सफेद कपड़े पहन रखे थे नवाब साहब ने, बिल्कुल साफ सुथरे, आलती पालती मार करके वो बैठे थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। सामने दो खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी जैसे ही लेखक डिब्बे में घुसा और सामने वाली बर्थ पर बैठा तो नवाब साहब कुछ चिंतित से दिखाई दिए, परेशान हो गए और लेखक ने उनके चेहरे से उनके भाव को पहचान लिया कि नवाब मुझे देख करके परेशान हो गया है। ऐसा कई बार होता है जब हम किसी के पास जाते हैं और वो कोई विचारों में मग्न है या फिर वो एकांत चाहता है या किसी से मिलना चाहता है और हम पहुंच जाते हैं तो सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वैसे ही नवाब साहब जो है परेशान हो गए और लेखक ने जो है ये बात पहचान ली। सोचा हो सकता है यह भी कहानी लिखने के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक ने सोचा कि भाई ये भी हो सकता है मेरी तरह हो और किसी कहानी के विचार से ये भी एकांत चाहता हो।
या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या फिर खीरा अपदार्थ है, मामूली जो है चीज है, लोग कम ही खाना पसंद करते हैं, तो इस अपदार्थ वस्तु का ये शौक करना चाहता है, लेकिन मेरे सामने कैसे खाए इसका संकोच कर रहा है, इसलिए ये परेशान हो गया है। अब देखिए बस ट्रेन आदि में क्या होता है, जब हम बस ट्रेन आदि में जाते हैं और हम बैठते हैं तो सामने कोई बैठा रहता है, तो हम जो है एक दूसरे का परिचय पूछते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन नवाब साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, कोई जो है रुचि नहीं दिखाई, लेखक की तरफ देखा भी नहीं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी जब ये बात नहीं कर रहा है तो मैं इससे बात क्यों करूं। भाई सीधी सी बात है, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता है, हम जबरदस्ती क्यों करें, हमारा आत्मसम्मान है। तो लेखक ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने भी बात नहीं की और बैठ गए। अब लेखक विचार कर रहा है कि ये नवाब क्यों परेशान हुआ, और वैसे भी जो है लेखकों कवियों की आदत होती है कल्पनाएं करते रहने की। कल्पना करने से ही तो उनके मन में विचार आते हैं। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। बिल्कुल सही बात है, कवियों और लेखकों की ये पुरानी आदत है कि जब वो खाली रहते हैं तो क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, और उन्हीं कल्पनाओं से जो है रचनाएं बनती है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक अनुमान लगाने लगा कि नवाब साहब क्यों संकोच कर रहे हैं, उनको मेरे आने से असुविधा क्यों हुई है। प्रश्न भी बनेगा यहाँ पे कि क्या अनुमान किया। तो देखिए लेखक अनुमान लगा रहा है, संभव है, हो सकता है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। किफ़ायत यानी बचत के हिसाब से नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, कि वो अकेले में यात्रा करना चाहते हैं, और सेकंड क्लास में जो है इतनी जगह मिल जाती है आराम से, भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, तो बचत के उद्देश्य से उन्होंने जो है सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफर करता देखे, और अब उनको यह स्वीकार नहीं है कि शहर का कोई सफेद पोश यानी लेखक उन्हें मजले दर्जे में यानी सेकंड क्लास में यात्रा करते देखे। भाई नवाब साहब तो जो है फर्स्ट क्लास में एसी आदि में सफ़र करते हैं, और ये नवाब जो है सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा है। तो नवाब साहब को हो सकता है ये स्वीकार नहीं हो कि उन्हें लेखक ने देख लिया है, कहीं लेखक जो है लोगों से जाकर नहीं कह दे कि मैंने एक नवाब को जो है सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करते देखा है, तो ये तो नवाब की बेइज्जती हो जाएगी। तो हो सकता है ये सोच रहा हो कि मुझे जो है शहर के एक साधारण आदमी ने जो है यात्रा करते देख लिया है, ये बाहर जाकर लोगों से क्या कहेगा। तो शायद इसलिए नवाब साहब जो है परेशान हो गए हैं, या फिर अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। भाई हम जानते हैं स्टेशन पे सारी चीज़ें तो मिलती नहीं है ना, गिनी चुनी चीज़ें मिलती है। तो नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे, टाइम पास करने के लिए। भाई सफ़र में क्या है, कुछ खाने पीने को मिल जाए तो क्या होता है, समय व्यतीत हो जाता है। हम भी जब ट्रेन बस आदि में यात्रा करते हैं, मूंगफली खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, जो है नमकीन खरीदते हैं, जो भी ट्रेन में कोई बेचने वाला आता है, सारी चीज़ें तो मिलती नहीं है। तो हो सकता है कि नवाब ने जो है समय व्यतीत करने के लिए खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, यानी मेरे सामने खीरा अब कैसे खाए। और खीरा कोई बहुत महंगी चीज़ तो है नहीं,
पदार्थ है, मामूली चीज है। तो नवाब अब कैसे खाएगा लेखक के सामने? नवाब को डर है कि कहीं लेखक किसी से जाके नहीं कह दे कि एक नवाब को मैंने सेकंड क्लास के डिब्बे में खीरा खाते देखा है, नवाबों के इतने बुरे दिन आ गए हैं। तो भाई आदमी की क्या आदत होती है कि वो अपनी वास्तविकता को छुपाना चाहता है। नवाब भी जो है अपनी वास्तविकता को छुपाना चाहता है। भाई यदि वास्तव में ही वो नवाब होता, पैसे वाला होता, तो वो अपने खुद के वाहन में जाता, एसी का टिकट लेता, फर्स्ट क्लास का टिकट लेता, और खीरा क्या, काजू बादाम पिस्ता वगैरह कोई ऐसी चीज़ खाता। खीरा जैसी अपदार्थ वस्तु क्यों खाता? तो नवाब जो है अपनी वास्तविकता छुपाना चाहता था। हमने कनखियों से तिरछी निगाहों से नवाब साहब की ओर देखा। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। यानी नवाब साहब ने लेखक की ओर बिल्कुल नहीं देखा और खिड़की की ओर जो है गौर करते रहे, इस तरह से देखते रहे जैसे बहुत चिंतामग्न हो। लेखक ने भी जो है अभिवादन नहीं किया और ना ही आपस में परिचय पूछा। अचानक से नवाब साहब ने लेखक की ओर देख करके संबोधन किया। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्जे, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? क्या कहा लेखक से? आदाब अर्जे यानी कि अभिवादन किया, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब अचानक से, इतनी देर से तो नहीं किया, अचानक से लेखक समझ गया कि ये दिखावा कर रहा है। अब लेखक खीरा खाता है कि नहीं खाता है ये हम जानेंगे अगली कक्षा में। तब तक ले जा दीजिए, धन्यवाद।